गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपनी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट निकाली है जिसमें असेस किया गया है इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेस्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। खासकर दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जो है कह रही है कि ग्रोथ इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग है। रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स जो हैं उन्होंने ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रिकॉर्ड की है। की ड्राइवर्स हैं उसके जीएसटी रेट कट्स, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है। प्रमोशनल ऑफर्स भी दिए गए हैं ईयर एंड पर, और एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक्स के से पहले भी प्री बाइंग हुई है। रिटेल कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो है उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेंटेन की है। ई वे बिल जनरेशन जो है उसने भी हेल्दी ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेट की गई है 7.4% 2025-26 पीरियड में, जो कि पहले 6.5% एस्टिमेट की जा रही थी। तो दिसंबर में सीपीआई इन्फ्लेशन भी जो है 1.3% पर पहुंच गया है। एक तरह से लोअर रेट है। लेकिन 2026 शुरू होते ही यूएस इंटरवेंशन हुआ वेनेजुएला में, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, फिर रशिया यूक्रेन पीस डील पर भी अनसर्टेनिटी है, ग्रीनलैंड डिस्प्यूट भी एमर्ज हो रहा है। तो उसकी वजह से जियो इकोनॉमिक रिस्क बढ़ रहे हैं, हाई पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से स्पिल ओवर होगा ट्रेड, एनर्जी और कैपिटल फ्लोज पर। तो गवर्नमेंट ने रैशनलाइजेशन की है टैक्स स्ट्रक्चर्स की, इम्प्लीमेंटेशन की है लेबर कोड्स की, फाइनेंशियल सेक्टर की डीरेगुलेशन की है। इंडिया सिग्निफिकेंट एफर्ट्स कर रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, और ऑनगोइंग टॉक्स भी चल रही हैं 14 कंट्रीज़ एंड ग्रुप्स के साथ, जिसमें लगभग 50 नेशंस कवर होते हैं, जिसमें कि ईयू, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूएस भी आता है। ठीक है। तो लेकिन चैलेंजेस क्या हैं कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन को आप मिक्स ऑफ मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसीज़ के साथ टैकल कर सकते हो। एक बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच लेकर चलना ज़रूरी है इनोवेशन और स्टेबिलिटी में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डीपन करना ज़रूरी है। कंटिन्यू करो प्रूडेंट रेगुलेशन को सुपरविजन के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बॉर्डर फेंस इन पंजाब। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब सीएम ने कहा है कि सेंटर जो है वो एग्री हो गया है इन प्रिंसिपल टू मूव सिक्योरिटी फेंस क्लोजर टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जिससे कि रीस्टोर हो जाएगा एक्सेस टू फार्म लैंड लाइंग बियॉन्ड द फेंस। ठीक है। पंजाब का जो 532 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वो एक बार्ब्ड वायर फेंस से सिक्योर्ड है, और वो लगभग कुछ फीट से लेकर 2 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी तक जो है वो आता है। तो इसकी वजह से 21,500 एकड़ ऑफ प्राइवेटली ओन्ड फार्म लैंड और 10,000 एकड़ ऑफ गवर्नमेंट लैंड जो है वो फेंस और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में पड़ जाता है। फार्मर्स जो इस लैंड को कल्टीवेट करते हैं उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ही टाइम के लिए वो फिक्स डेज पर ही वो ये यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाते हैं। बीएसएफ किसान गार्ड्स उनको एस्कॉर्ट करते हैं उनके ट्रैक्टर को। बॉर्डर फार्मर्स ने इसलिए डिमांड किया है कि फेंस को ज़्यादा क्लोज कर दिया जाए इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, ताकि कल्टीवेशन ईज हो सके। अब इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंस जो है वो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर में 1988 में इंस्टॉल हुई थी पहली बार अक्रॉस गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स। उस टाइम पर हाइट ऑफ मिलिटेंसी थी स्टेट में, और पर्पज़ इसका था इन्फिल्ट्रेशन को कर्ब करना, मिलिटेंसी को कर्ब करना और ड्रग स्मगलिंग रोकना। 1992 में फार्मर्स ने बॉर्डर एरिया संघर्ष कमेटी बनाई अपने कंसर्न्स को रेज करने के लिए। उसके बाद जो है तरन तारन, फाजिल्का और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट्स बने। तो ये फेंस जो है बॉर्डर कम्युनिटीज़ जो है लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट कर रही हैं पंजाब में। इसके लिए जो है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के अंडर कपूर कमेटी बनाई गई 1986 में, ताकि डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही हैं फार्मर्स को वो एग्जामिन की जा सके। तो इसमें रिकमेंड किया गया कंपनसेट करना अफेक्टेड फार्मर्स को, जिसकी वजह से रिलीज़ किया गया ऑफ एन जिसमें कहा गया कि रिलीज़ किया जाए इनकन्वीनियंस अलाउंस ऑफ 2500 रुपीज़ पर एकड़ इन 1988। लेकिन फार्मर्स का ये कहना था कि कंपनसेशन हैज़ बीन इरेगुलर और उसको एनुअली पे नहीं किया जाता है। पंजाब के जो बॉर्डर फार्मर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि एडवांसेस इन सर्वेलेंस एंड ड्रोन मॉनिटरिंग जो है वो नेचर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी को चेंज कर रहे हैं, और फार्मर्स जो है वो उनको जो ये लैंड ट्रैप है उसकी वजह से डेली चेक्स फेस करने पड़ते हैं, और वो अपनी मशीनरी नहीं यूज़ कर पाते हैं ट्रांसपोर्ट करना में क्रॉप्स, उनको वो उसमें भी हर्डल आती है। तो अगर आप शिफ्ट कर दोगे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तो उससे कल्टीवेशन ईजी हो जाएगी। तो डिस्पाइट रिपीटेड प्रपोजल्स, पंजाब बॉर्डर फेंस जो है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं। और बीएसएफ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि 40 साल पुरानी फेंस है, इतनी पुअर कंडीशन में है कि अगर उसको आपको मूव करना है तो आपको डिसमेंटल करके रीबिल्ड ही करना पड़ेगा न्यू वायर के साथ।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इक्विटी सपोर्ट ऑफ 5,000 करोड़ टू सिडबी। सिडबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई बैंक बनाया था। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट करता है एमएसएमई सेक्टर की। डायरेक्ट लोन्स देता है, इनडायरेक्ट लोन्स भी देता है, रिफाइनेंसिंग भी देता है बैंक्स और एनबीएफसीज को। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है एमएसएमई ग्रोथ के लिए। वेंचर कैपिटल तक भी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देता है। ठीक है, तो सिडबी ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड और नेशनल इक्विटी फंड को मैनेज करने के लिए, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अटल पेंशन योजना। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना 2030 से 2031 पीरियड के लिए। तो ये वॉलंटरी सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट करने के लिए इंकरेज करने के लिए स्कीम लाई गई थी। वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए एम्ड थी। जितने भी सिटीजन्स हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 40 ईयर्स वो एलिजिबल थे इनिशियली, लेकिन बाद में जो इनकम टैक्स पेज हैं उनको एलिजिबिलिटी से हटा दिया गया। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो फिक्स्ड पेंशन 1,000 से लेकर 5,000 तक की ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड। जिन्होंने 2015 से 16 के बीच में एनरोल किया था उनके लिए गवर्नमेंट भी 50% सब्सक्राइबर के अमाउंट 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। पीएफआरडीए जो है स्कीम को एडमिनिस्टर करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइस क्लाउड। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीडैक ने रिवील किया है कि उन्होंने अपने आइस क्लाउड प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर दिया है। तो ये एक इंडिजिनस कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है कंडक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च यूजिंग एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो ये ईज़ ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म ऑफर करता है इक्विप्ड विद सुपर कंप्यूटर्स, टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सिमुलेशन स्टडीज़ एंड मोर। ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और बाकी के लोगों के लिए, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंड किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टील स्लैग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने कहा है कि वाइडर अडॉप्शन होनी चाहिए स्टील स्लैग बेस्ड रोड कंस्ट्रक्शन की और रिपेयर टेक्नोलॉजी की। तो स्टील स्लैग क्या है? एक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग से स्टील मैन्युफैक्चरिंग से बनता है। इसको लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग स्टील मेकिंग ऑपरेशंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होता है। तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय स्मेल्टिंग आयरन और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में। ठीक है, तो ये प्राइमरली जो स्लैग है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स और ऑक्साइड से का बना होता है, और इसका जो कूलिंग प्रोसेस होता है वो जनरेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैग्स। तो इसको एज अ बैरियर मटेरियल भी यूज़ किया जाता है वेस्ट साइट्स में जहाँ पर हैवी मेटल जो है अदरवाइज सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लीच हो सकता है, और इसको एसिडिक वाटर डिस्चार्जेस जो है अबैंडन्ड माइंस है उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोरेक्स। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है तमिलनाडु में। एक 19 साल की कॉलेज गर्ल ने रिसेंटली कंज्यूम कर लिया है बोरेक्स। तो बोरेक्स को हम सोडियम टेट्राबोरेट डीहाइड्रेट कहते हैं, जो कि एक पाउडरी वाइट मटेरियल है। ये कॉम्बिनेशन है बोरॉन, सोडियम और ऑक्सीजन का, और इसको कई तरह से यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लास एंड पॉटरी ग्लेजेस, एज अ सॉल्वेंट फॉर मेटल ऑक्साइड स्लैग्स इन मेटलर्जी, फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग, फर्टिलाइजर एडिटिव, सोप सप्लीमेंट, डिसइंफेक्टेंट, माउथ वॉश, वाटर सॉफ्टनर, और ये नेचुरली भी इवेपोरेट डिपॉजिट्स में मिलता है विद इवेपोरेशन ऑफ सीजनल लेक्स में। तो ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है बोरोन कंपाउंड से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मूना आइलैंड। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पेंटेड आउटलाइन एक ह्यूमन हैंड का मिला है केव में इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ मूना में। तो ये ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है रॉक आर्ट का इन द वर्ल्ड, जो कि लगभग 67,000 साल पुराना है। तो ये मूना आइलैंड साउथ ईस्ट सुलावेसी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया में लोकेटेड है। लश फॉरेस्ट और प्रिस्टीन बीचेस हैं यहाँ पर। इकोनॉमी यहाँ की जो है प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड लोकल क्राफ्ट्स पर है। मेन टाउन एंड प्रिंसिपल पोर्ट यहाँ पर रहा है। यहाँ पर एक नापा वाले लेक है जो कि नेचुरल टनल है, कनेक्ट करती है डायरेक्टली टू द सी। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालाड़ी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि कालाड़ी ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट को अपस्केल करके वाइडर फूड एप्लीकेशंस और रेसिपी में भी अडॉप्ट किया जाए। तो कालाड़ी क्या है? एक डोगरा क्यूजीन है, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जो जीआई टैग क्या होता है? एक साइन जो कि यूज़ होता है प्रोडक्ट्स पे जिनका एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है। ये टिपिकली यूज़ होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जीआई टैग जो है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is RBI State of the Economy report. This topic is important for our economy section. So RBI in its State of the Economy article has assessed India's macroeconomic conditions based on high frequency indicators. This assessment point towards continued growth momentum, resilient domestic demand and optimism about future prospects. High frequency indicators suggest sustained buoyancy in growth impulses. Retail automobile sales have been recorded, which are showing broad based growth across categories. Key drivers have been GST rate cuts. Okay, so retail commercial vehicle sales have also maintained strong growth. E-way bill generation continued healthy growth as well. So therefore, real GDP growth is estimated at 7.4% in 2025-26, up from 6.5% a year ago. In December, the CPI inflation rose to 1.3%. So, but the start of 2026 brought several risks like US intervention in Venezuela, ongoing Middle East conflict, uncertainty over the Russia Ukraine deal, escalation of the Greenland dispute, and which this will have implications for trade, energy, and capital flows. But the government has rationalized tax structures, implemented the labor codes, financial sector has been deregulated. So India is also making significant efforts to diversify its exports, and has been ongoing talks with 14 countries or groups which cover about 50 nations. But there are certain challenges as well, like we have to strengthen domestic demand while boosting export competitiveness. We have to tackle imported inflation by a mix of monetary and trade policies, maintain a balanced policy approach between innovation and stability, deepen structural reforms, and continue prudent regulation and supervision. So the next topic is shifting of border fence in Punjab. This topic is important for your governance section. So Punjab CM has said that centre has agreed in principle to move the security fence closer to the India-Pakistan border, a step which could help restore access to the farmland lying beyond the fence. So Punjab's 532-kilometer border with Pakistan is secured by a barbed wire fence due to uneven terrain, which lies anywhere from a feet to a nearly 2 kilometer inside Indian territory. So about 21,000 plus acres of privately owned farmland and 20,000 acres of government land fall between the fence and international border. Farmers who are cultivating this land face strict restrictions. Each tractor must be escorted by two BSF guards, and these gates are open only for limited hours on fixed days. Border farmers have long demanded that the fence be moved closer to the international border to ease cultivation. The electrified barbed wire fence along the Pakistan Punjab border was first installed in 1988 across Gurdaspur, Amritsar, and Firozpur at the height of militancy. Its primary purpose was to curb infiltration, militancy, and drug smuggling. In 1992, farmers formed the Border Area Sangharsh Committee to raise their concerns, and there was later creation of Taran, Fazilka, and Pathankot districts. So therefore, about 6 districts in Punjab are affected at this moment. To examine this issue, Kapoor Committee was formed in 1986 to examine the difficulties faced by farmers. This committee recommended compensating affected farmers by releasing an inconvenience allowance of 2,500 per acre in 1988. But farmers say that this compensation has been irregular and that this is not paid annually. Punjab's border farmers argue that advances in surveillance and drone monitoring have changed the nature of border security, making the current fence alignment outdated. With hundreds of acres trapped inside the behind the fence, farmers face daily checks, delays in using machinery, and hurdles in transporting crops. They say that shifting the fence closer to international border would ease the cultivation. Despite repeated proposals, shifting the Punjab border fence has not been materialized due to practical and administrative hurdles. Even BSF officials say that this 40-year-old fence is in poor condition and moving it would require dismantling it and rebuilding it with newly procured barbed wire. So the next topic is SIDBI. This topic is important for your
economy section. So, Union Cabinet has approved the equity support of 5,000 crore rupees to SIDBI, which was set up by Government of India as a wholly owned subsidiary of IDBI Bank. It is mandated to serve as the principal financial institution for executing the triple agenda of promotion, financing, and development of MSME sector. It offers direct loans and refinancing to banks and NBFCs. It promotes entrepreneurship and MSME growth. It provides venture capital and technology support. It provides indirect refinance to banks or financial institutions or onward lending to MSMEs. Uh, it also administers the Small Industries Development Fund and the National Equity Fund. Its headquarters is located in Lucknow. So the next topic is Atal Pension Yojana. This topic is important for your governance section. So recently, Union Cabinet has approved the continuation of Atal Pension Yojana up to financial year 2030-31. So it was launched by the Government of India and it was designed to encourage voluntary savings for retirement. It is aimed at workers in the unorganized sector. It was initially available to all citizens of India between 18 to 40 years of age. Later, it mandated that individuals who are paying income tax, they are not eligible for the scheme. It offers a fixed pension ranging from 1,000 to 5,000 rupees per month to the subscriber, depending on the government contribution made. For those subscribers who were enrolled between 2015 and March 2016, and they met certain criteria, government contributed 50% of the subscribers amount of 1,000 per annum for 5 years. This scheme is administered by PFRDA. So the next topic is ICE Cloud. This topic is important for your economy, for your science and tech section. So CDAC has revealed that it has significantly expanded the capabilities of ICE Cloud platform. So this ICE Cloud is an indigenous, comprehensive digital platform for conducting complex scientific research using AI and high-performance computing. It provides ease of access to computational resources. It also offers an open access platform equipped with supercomputers and tools for software development, AI, quantum technologies, simulation studies, and more. This platform is available to students, scientists, researchers, startups, and others. It is funded by the Department of Biotechnology to support scientific research. So the next topic is steel slag. This topic is important for your environment section. So Union Minister of State for Science and Technology has advocated wider adoption of steel slag based road construction and repair technology, particularly in hilly and Himalayan regions. So steel slag is an industrial byproduct obtained from steel manufacturing. It is produced in large quantities during steelmaking operations, which use electric arc furnaces. It can also be produced by smelting iron ore in a basic oxygen furnace. Slag consists of calcium, magnesium, manganese, and aluminum silicates and oxides in various combinations. The cooling process of slag is responsible for mainly for generating different types of slags. Uh, its applications include it as a barrier material remedy for waste sites where heavy metals tend to leach into the surrounding environment. It has also been used successfully to treat acidic water discharges from abandoned mines. Okay. So the next topic is borax. This topic is important for your environment section. So in Tamil Nadu, a 19-year-old college girl recently died after consuming borax. So borax is also known as sodium tetraborate decahydrate, and it's a powdery white mineral. It is a combination of boron, sodium, and oxygen. So it is used in many ways, like as a component of glass and pottery glazes in the ceramics industry. It is used as a solvent for metal oxide slags in metallurgy, and as a flux in welding and soldering, and as a fertilizer additive, soap supplement, disinfectant, mouthwash, water softener. It occurs naturally in evaporate deposits also, produced by the repeated evaporation of seasonal lakes. It can also be produced synthetically from other boron compounds. So the next topic is Munna Island. This topic is important for your environment section. So the painted outline of a human hand inside a cave on the Indonesian island of Munna represents what researchers are calling the oldest example of rock art in the world, created at least 67,800 years ago. So Munna Island is situated in the southeast Sulawesi province of Indonesia. It is known for its diverse culture and natural beauty, including lush forests and pristine beaches. The economy of Muna Island is primarily based on agriculture, fishing, and local crafts. The main town and principal port is Raha. Additionally, there is Napabele Lake, which is basically a natural tunnel connecting it directly to the sea. Okay. So the next topic is Kaladi. This topic is important for your economy section.
and also your environment section. Union Minister of State for Science and Technology has directed that Kaladi traditional dairy product will be upscaled for wider food applications and recipe. So Kaladi is a famous Dogra cuisine. It is a traditional dairy product of Udhampur district of Jammu and Kashmir. It has received geographical indication tag. So what is a geographical indication tag? It is a sign used on products which have a specific geographical origin. So this is typically used for agricultural products, foodstuffs, wine and spirit drinks, handicrafts and industrial products. This GI tag is valid for 10 years, following which it can be renewed. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.